एपिसोड की शुरुआत में हम गो नानसो को देखते हैं, जो कि एक एनिमेशन कंपनी का सीईओ है और ये इस ड्रामा का मेल लीड कैरेक्टर भी है। फिर हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जो जिनशी है। वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और पैसे कमाने के लिए कई सारे छोटे मोटे काम करती है। इसके अलावा वो एक कंपनी में कार्टूनिस्ट का भी काम करती है। अगले सीन में हम गो नानसो को डिफर स्टार नाम की एक कंपनी में देखते हैं जहाँ पर जिनशी काम करती है। असल में गो नानसो का इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन गो नानसो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है क्योंकि वो लोग पुराने फेमस आर्टिस्ट के काम को चुराया करते थे। पर इस बात का इल्जाम वहाँ का जो सीईओ था वो जिनशी पर लगा देता है और कहता है कि ये सब उसी ने किया है, जबकि ऐसा उसने सीईओ के कहने पर ही किया था। इन सब चीज़ों के बीच नानसो अपना हाथ काफ़ी ज़ोर से छुड़ाता है, जिससे जिनशी के हाथ में जो पेपर्स थे वो सारे नीचे गिर जाते हैं और नानसो उनके ऊपर चढ़कर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जिनशी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो नानसो को दीवार के सहारे घेर कर खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आप भी इसी फील्ड में हैं, तो आपको मेरे काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपने जितने पेजेस खराब किए हैं उनका मुझे कंपनसेशन दो, वरना मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी। जो सुनकर नानसो चुपचाप उसे पे करके वहाँ से निकल जाता है। जिनशी की ऐसी हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, तो वो अपने जूनियर कम असिस्टेंट जैंगिन के पास जाती है और उसे पूरा इंसिडेंट बताती है, जहाँ पर हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये उसे काफ़ी पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा है। जिसके बाद हम जिनशी की फ्रेंड सू को देखते हैं, जो कि उसके लिए कुछ चॉकलेट्स और कैश लेकर आती है और बताती है कि ये उसे लकी ड्रॉ में मिले हैं। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन असल में ये सब उसके भाई ने सू के थ्रू भिजवाया था, क्योंकि उसने जिनशी से झूठ बोला था कि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असल में वो शहर में ही रहकर जॉब कर रहा था ताकि वो कर्जे को उतार सके। इसके बाद नानसो का फैमिली लॉयर उसकी कंपनी में आता है, जो उसे बताता है कि आपके फादर की विल के अकॉर्डिंग आपको इस कंपनी में सीईओ बने रहने के लिए 10% शेयर्स की जरूरत होगी, जो कि आपके फादर ने अपने फ्रेंड मिस्टर जो को दिए थे, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में उसके फादर की काफ़ी हेल्प की थी। इसीलिए उसे उनके परिवार का ख्याल रखते हुए मिस्टर जू की बेटी से शादी करनी होगी। यही उनकी आखिरी इच्छा है। ये सब जानने के बाद नानसो अपने असिस्टेंट जियांग से उस लड़की की डिटेल्स मांगता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने आज सुबह उससे बदतमीजी की थी। अब जब ये दोनों कार में होते हैं तो जियांग नानसो से पूछता है कि क्या आपका उसे शादी करना जरूरी है, तो नानसो कहता है कि ये मेरी फादर की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मैं इसे पूरी करना चाहता हूँ, पर क्योंकि मेरे पास उसे डेट करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं उसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करूंगा। जो सुनकर जियांग कहता है कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है और आए दिन कई सारे लोग कर्जा मांगने के लिए उनके पास आते रहते हैं, तो किसी तरह आप उसे गुंडों से बचा लेना, जिससे वो आपके प्यार में गिर जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं कि ये सब जियाशिन के साथ असल में हो रहा था और सही वक्त पर नानसो वहाँ पर एंट्री मारकर उसे बचा लेता है। जिनशी सोच में पड़ जाती है कि आखिर मुझे बचाने के लिए क्यों आया है, तो नानसो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है, जहाँ जिनशी उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो गो नानसो बिना देर किए ही उसे पूछ लेता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर जिनशी तो एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिर मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं। तब नानसो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर रजिस्टर मैरिज कर लो। जिनशी बोलती है कि अरे ये कैसे ऑप्शन हुए, ये दोनों तो सेम ही है। अब क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी तो नानसो उससे अपना कोट उतार कर देने लगता है, लेकिन जिनशी गलत समझ लेती है और उसे 2 थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। जब इससे बात नहीं बनती तो जियांग नानसो को काफ़ी सारे आइडियाज़ देता है, जैसे कि कभी वो जिनशी के लिए बुके भिजवाता है तो कभी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें। पर जब ऐसे कोई भी आइडियाज़ काम नहीं करते तो जियांग कहता है कि आपको उसके लिए एक रोमांटिक सा प्रपोजल प्लान करना चाहिए और ये सारी चीज़ें लड़कियों को काफ़ी पसंद है। पर इनडायरेक्टली ये प्रपोजल अरेंज करने का काम जिनशी के पास ही जाता है। अब जब वो उस प्रपोजल को अरेंज कर ही रही होती तभी वहाँ पर गो नानसो पहुँच जाता है, जो उसे वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है और उसके सामने रिंग लाकर कुछ इस तरीके से प्रपोज करता है, जो कि बहुत ही फनी था और उसकी शक्ल देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसे प्रपोज कर रहा है और ऐसा लग रहा था कि एकदम ज़बरदस्ती वाला प्रपोजल है। इसी बीच वहाँ जिनशी की कुछ फ्रेंड्स भी आती हैं, जो ये सब देखकर काफ़ी चेयर अप करने लगती है और वीडियो बनाने लगती है। अब जैसे ही नानसो उसे रिंग पहनाने वाला होता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। जो सुनकर नानसो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 सेकंड का समय देता हूँ, तब तक तुम सोच लो और फिर मुझे बता देना। अब जैसे ही 5 सेकंड पूरे होते हैं वो उसे बताने के लिए बोलता है, पर जिनशी फिर भी मना कर देती है और वो उसके बार बार पूछने पर भी मना करके वहाँ से चली जाती है। पर फिर वो उसके पास दोबारा आती है अपने पैसे मांगने के लिए, जो कि उसने ऑलरेडी पे कर दिए थे। और जैसे ही वो अचानक से गिरने वाली थी तो नानसो उसे बचा लेता है, पर जिनशी उसे अपने इतने क्लोज देखकर उसके पैर पर लात मारकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ नानसो की शक्ल एकदम देखने लायक थी। अब क्योंकि जियांग के सारे आइडिया फेल हो गए थे, इसीलिए अगले दिन नानसो ऑफिस जाकर उस पर भड़क जाता है। तो जियांग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया और है, आप उसे हैंडबैग दो, क्योंकि लड़कियों को हैंडबैग्स काफ़ी पसंद होते हैं।
इसलिए नानजो काफ़ी सारे हैंडबैग जिनशी के कॉलेज भेज देता है, जो देखकर वो भड़क जाती है और सीधा नानजो के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से गुनानजो के बारे में पूछती है, तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आप उनसे अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिल सकती। पर जिनशी रिसेप्शनिस्ट को चकमा देकर नानजो के पास पहुंच जाती है, जहां वो उससे उसके सारे गिफ्ट्स वापस लेने को कहती है। तो नानजो बोलता है कि अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो तुम बाद में आना। जिनशी बोलती है कि जब तक तुम गिफ्ट्स वापस नहीं लोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। नानजो कहता है कि अगर मैं गिफ्ट्स को वापस ले लूंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिनशी कहती है कि मैं भला तुमसे शादी क्यों करूंगी। तो नानजो कहता है कि क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ और इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो। ये सब बोलते बोलते वो जिनशी की तरफ जा रहा था, जिस वजह से पीछे होते होते वो सोफा पर गिर जाती है और गिरते गिरते वो नानजो की टाई पकड़ लेती है, जिससे वो भी उस पर गिर जाता है और उनकी एक्सीडेंटली एक किस हो जाती है। अब उनको इस कंडीशन में ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज देख लेते हैं और जैसे ही नानजो उन सभी को एक साथ देखता है तो वो अचानक से बेहोश होने लगता है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसे क्राउड से डर लगता था। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच वहाँ पर नानजो का असिस्टेंट जियांग आ जाता है, जो कि उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ जिनशी नानजो से कहती है कि शायद तुम मेरी वजह से बेहोश हो गए। तो नानजो कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। जिनशी कहती है कि मैं तुमसे शादी क्यों कर लूँ। तो नानजो कहता है कि अभी तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो। जिनकी ये बातें नानजो की मदर सुन लेती हैं और वो उससे कई सारे सवाल पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये कौन है, कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है और भी बहुत कुछ। तो नानजो झूठ बोल देता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो जिनशी को इशारा करता है कि अगर वो उसकी मॉम को संभाल लेगी तो वो उसे इस काम के लिए 3 गुना पैसे देगा। इसीलिए जिनशी उन दोनों की लव स्टोरी की एक झूठी मूठी कहानी बनाती है और उसकी मॉम को बता देती है, जो सुनकर उसकी मॉम तो काफी खुश हो जाती है कि चलो पहली बार मेरे बेटे ने गर्लफ्रेंड तो बनाई। अब जैसे तैसे करके गुनानजो अपनी मदर को वहाँ से भेज देता है। फिर वो जिनशी को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो कि नानजो के प्रपोजल वाले वीडियो को इंटरनेट से हटवा रहा था, जो चीज नानजो की सीनियर एम्प्लॉय जिन भी देख लेती है और थोड़ी सैड हो जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि शायद वो नानजो को पसंद करती है। जिसके बाद हम नानजो की मॉम को नानजो और जिनशी के साथ लंच पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो जिनशी को एग टार्ट खाने के लिए कहती है और उसे खाते ही जिनशी कहती है कि इसे खाकर तो मुझे मेरी मॉम की याद आ गई, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसा ही एग टार्ट बनाती थी। जो सुनकर मदर थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये उनकी यूनिक रेसिपी थी। तभी वो पूछ लेती है कि क्या तुम मिस्टर जो की बेटी हो। जो सुनकर जिनशी शॉक हो जाती है और पूछती है कि आप मेरे फादर को कैसे जानती हो। तो मदर बताती है कि वो मेरे हस्बैंड के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और क्या तुम भूल गई कि तुम बचपन में हमारे घर खेलने आया करती थी और मैंने तुम्हारी मदर के साथ ये रेसिपी भी शेयर की थी। जो सुनकर जिनशी को भी याद आ जाता है। फिर मदर इन दोनों को वेडिंग ड्रेस में कुछ रोमांटिक फोटोज खिंचवाने के लिए लेकर जाती है। अब यहाँ ये दोनों मदर के कहने पर बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हैं, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मदर नानजो से जिनशी का नंबर मांगती है, तो वो बहाना करके बोल देता है कि अभी वो बिजी होगी, इसलिए आप उसे फ़ोन मत करो। जो सुनकर मदर जियांग को कॉल लगाती है और उसे जिनशी का नंबर मांगती है। जियांग मदर को बताता है कि नानजो अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जिनशी से शादी करना चाहता है। जो बात सुनकर मदर नानजो से मिलने के लिए जाती है और उसे इस बारे में कन्फ्रंट करती है। नानजो कहता है कि क्योंकि ये फादर की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ। पर उसकी मदर उसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं है, तो उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे वो पसंद करता है उसे सिर्फ उसी से शादी करनी चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में आकर। तो नानजो इस बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद हम जिनशी को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि उसका भाई शहर में ही है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाती है। पर जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि गुंडे उसे कर्जे के पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। जिनशी उन्हें बोलती है कि तुम हमें परेशान मत करो और हम दोनों मिलकर तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। पर उसका भाई उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलता है और उसे टैक्सी में बिठाकर वापस भेज देता है। अब अपने भाई को इस तरह स्ट्रगल करता देखकर जिनशी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो नानजो को फ़ोन करके कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जो सुनकर नानजो कहता है कि अब शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जिनशी बोलती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो वो उसे अपने घर पे बुलाता है। घर पहुंचकर जिनशी उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जिनशी बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें ही आसानी होगी। जब भी तुम्हारी मॉम शादी करने के लिए बोलेंगी तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें संभाल सकती हूँ, और मुझे पता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम बीमार हो। जो सुनकर नानजो उसे गुस्से में देखता है और कहता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ।
मैं हैंडसम भी हूँ और स्मार्ट भी हूँ। ये कहते कहते वो जिनशी की तरफ बढ़ने लगता है तो वो फिर से सोफे पर गिरने वाली होती है, लेकिन वो नानजो को पकड़ लेती है और उसका पैर गलती से नानजो के पैर पे लग जाता है, जिससे अब वो फिसल कर सोफे पर आ जाता है और जिनशी उसके ऊपर गिर जाती है। इसी वजह से उनकी एक्सीडेंटली फिर से किस हो जाती है। इसी बीच यहाँ पर असिस्टेंट जियांग भी आ जाता है, जो कि इन दोनों को इस हालत में देख लेता है और चुपचाप वापस चला जाता है। फिर नानजो जियांग को वापस बुलाकर उससे एक मैरिज एग्रीमेंट बनवाता है, जिसके अंदर पार्टी ए यानी कि नानजो और पार्टी बी जिनशी अपने अलग अलग क्लॉजेज रखते हैं। और इस एग्रीमेंट को बनाते बनाते पूरी रात हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 281 क्लॉजेस थे। सुबह तक ये एग्रीमेंट बनकर तैयार हो जाता है, जिस पर दोनों पार्टी साइन करती है और एक दूसरे से हैंडशेक करती हैं। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो जियांग इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर जिनशी को खाते हुए देखकर नानजो काफ़ी इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, क्या तुम बिना आवाज़ की नहीं खा सकती। तो जिनशी कहती है कि मैं तो ऐसे ही खाती हूँ और पता नहीं तुम ये खाना कैसे खा लेते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जो सुनकर नानजो गुस्से से कहता है कि मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है, चलो ऑफिस चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनशी ने कॉलेज जाने के लिए अपनी बस को मिस कर दिया था, तो जैसे ही वो नानजो की कार को वहाँ पर आते हुए देखती है वो उसके सामने आ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कॉलेज छोड़ दे क्योंकि वो लेट हो रही है। पर नानजो जियांग को उसे इग्नोर करके आगे चलते रहने के लिए कहता है, जो सुनकर जिनशी उसे एग्रीमेंट का क्लॉज याद दिलाती है और बोलती है कि आगे से वो उसे कभी परेशान नहीं करेगी, इसीलिए वो प्लीज़ उसकी इस बार मदद कर दे। अब उसके काफ़ी कहने पर नानजो मान जाता है और उसे कार के अंदर बुला लेता है। जैसे ही वो उसे कॉलेज ड्रॉप करता है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो जिनशी से पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थी। तभी कार से नानजो निकलता है और उसे उसका बैग देता है, बोलता है कि तुम ये कार के अंदर ही भूल गई थी। फिर वो उसके दोस्तों के सामने शो ऑफ करने लगता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं इसका फियांसे हूँ और उसका फ़ोन छीनकर अपना नंबर हबी के नाम से सेव कर देता है। नानजो जिनशी को कहता है कि अब हमें लोगों के सामने ऐसे ही एक्ट करना होगा, तो ध्यान रखना है इस बात का। ये बोलकर वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है तो यिन इस बात के लिए जिनशी को कन्फ्रंट करता है। जिनशी कहती है कि हाँ वो उससे प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, जो सुनकर यिन काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी उसे लाइक करता था और उठकर वहाँ से चला जाता है। पर जिनशी सू को सारी बात बता देती है कि ये सब सिर्फ एक एग्रीमेंट के हिसाब से हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनशी कॉलेज के बाहर एक सेलर को बुक्स 90% ऑफ में बेचता हुआ देखती है, तो वो उस सेलर से बोलती है कि मैं आपकी इन बुक्स को ज़्यादा दाम में बेचने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 20% कमीशन चाहिए होगा। फिर वो उन बुक्स को यूनिवर्सिटी की दूसरी तरफ ले जाकर 50% में बेचने लगती है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ हम गुनानजो को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है। तभी उसे जिनशी का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि मैं जेल में हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर निकाल लो। तो नानजो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर उसे जेल से निकालने के लिए जाता है। बेल कराने के बाद वो उससे बोलता है कि तुमने एग्रीमेंट की क्लॉज को ब्रेक किया है, तो तुम अब इसे कैसे कंपनसेट करोगी। जिनशी बोलती है कि मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कॉलेज पहुँचने पर हम उसे उसकी टीचर के पास देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि जिन लोगों से उसकी फैमिली ने पैसे लिए थे, उन लोगों का पैसा ना चुकाने की वजह से उन गुंडों ने जिनशी के हॉस्टल का पाइप तोड़ दिया और इस सब की वजह से उसके रूममेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी चुकानी पड़ी। और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसे हॉस्टल से चले जाना चाहिए। जो सारी चीज़ें जिनशी भी सुन लेती हैं, वो उनसे माफ़ी मांगकर कहती है कि वो इन सब चीज़ का उन्हें पैसा दे देगी और ये सब बोलकर हॉस्टल से अपना सामान लेकर चली जाती है। अब क्योंकि जिनशी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी दोस्त सू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अपने घर रहने के लिए मुझे जगह दे सकती हो। तो सू बताती है कि मैं तो छुट्टियों पर बाहर आई हूँ। अब इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाती, जिनशी का फ़ोन डेड हो जाता है। अब वो रास्ते से जा ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी घबरा जाती है। इसीलिए कोई चारा ना होने पर वो नानजो के घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ लिफ्ट में भी वो आदमी उसका पीछा करता है। तो वो जल्दी से लिफ्ट से निकलकर नानजो के फ्लोर पर पहुँचती है और काफ़ी बार नॉक करने पर जब कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तब जिनशी को उसके घर का पासवर्ड याद आ जाता है, क्योंकि उस दिन नानजो ने उसके सामने ही दरवाज़ा ओपन किया था। इसलिए वो फटाफट से पासवर्ड डालकर अंदर चली जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो इंसान उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो बगल वाले फ्लैट में रहता है। तब जाकर वो चैन की सांस लेती है। इसके बाद हम नानजो को देखते हैं, जो कि घर में वापस आता है। अब घर की लाइट्स वगैरह ऑन देखकर वो सोचता है कि शायद घर के अंदर कोई चोर आ गया है और वो रूम के अंदर किसी को सोता हुआ देखता है, तो वो पुलिस को कॉल कर देता है। अब वो बैट लेकर रूम के बाहर ही खड़ा हो जाता है। तभी जिनशी को प्यास लगती है, तो वो उठकर पानी पीने के लिए बाहर आने लगती है और नानजो उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसे देखकर वो रुक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तो वो उसे सारी बातें बता देती है,
जो सुनकर नानजो उसे घूरने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि नानजो ने पुलिस को फ़ोन किया था। तो नानजो उन्हें बता देता है कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपको कॉल कर दिया था। जो सुनकर पुलिस उसे हल्की सी डांट लगाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नानजो भी जिनशी को घर में रहने की इजाज़त दे देता है। आधी रात में हम देखते हैं कि जिनशी को नाइट क्रेविंग होने लगती है, तो वो कुछ खाना खाने के लिए फ्रिज खोलती है, पर उसके काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने की वजह से नानजो को नींद नहीं आ रही थी। तो वो परेशान होकर उसके पास आता है और बोलता है कि ये मेरे सोने का वक्त है, तो इस वक्त तुम घर के अंदर इस तरह आवाज़ ही नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने रूम में वापस चला जाता है। अगली सुबह जिनशी वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है, तो नानजो उसे अपने कल का फैलाया हुआ कचरा पहले साफ करने को बोलता है। सबसे पहले तो वो उसे टेबल पर गिरा हुआ पानी साफ करवाता है। फिर वो उसे बेडशीट ठीक करवाता है जो कि उसने ठीक से फोल्ड नहीं की थी, और उसे अपना टॉवल ठीक से रखने को कहता है जो कि उसने वॉशरूम के अंदर ऐसे ही पटक दिया था। जिसके बाद जिनशी अपनी फ्रेंड सो के घर रहने के लिए चली जाती है और उसे सारी चीज़ें बताती है। दूसरी तरफ हम जिनशी के ब्रदर जुआन को देखते हैं जो कि कर्ज का थोड़ा पैसा चुकाने के लिए लेंडर के पास जाता है। तो लेंडर बताता है कि तुम्हारा पूरा कर्जा किसी ने पहले ही चुका दिया है। जब जुआन उससे उस आदमी का पता पूछता है तब वो उसे एक लॉयर का कार्ड देता है, इसीलिए जुआन उस लॉयर से मिलने के लिए जाता है। पर वहाँ उसे गुनांसो को देखता है और उसे पता चलता है कि असल में उसका कर्जा गुनांसो ने चुकाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनशी को एक नई जॉब मिल गई है जहाँ पर उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर एक नए प्रोजेक्ट को सबमिट करना था। ये उसके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए वो उसे मिस नहीं करना चाहती थी और उसे पता था कि वो ये काम इतनी जल्दी नहीं कर पाएगी। इसके लिए वो यिन की हेल्प मांगती है, पर वो उसके काम में मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था और वो नानजाओ से शादी करने वाली थी। लेकिन जिनशी के बहुत मनाने पर वो आखिर में मान ही जाता है। अब जब ये दोनों साथ में होते हैं तभी नानजाओ जिनशी को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज शाम को तुम्हें मेरे साथ एक डिनर अटेंड करना है, तो कुछ फॉर्मल पहन कर आना। तो जिनशी जॉब इंटरव्यू जैसे कपड़े पहनकर चली जाती है, जो देखकर नानजाओ को काफ़ी गुस्सा आता है। तो जैंग उसे एडवाइस करता है कि आप इसे एक नया ड्रेस दिलवा दीजिए। अब जैसे ही वो ड्रेस दिलवाने के लिए जा ही रहा होता है तभी पीछे से वो पर्सन आ जाता है जिसने नानजाओ को डिनर पर इन्वाइट किया था, और वो पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या यही आपकी फियांसे है, जिस पर नानजाओ हाँ करता है। अब सभी लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर के वक्त जो दूसरी पार्टी होती है वो नानजाओ को ड्रिंक करने के लिए कहती है, तो जियांग जिनशी को मैसेज करके कहता है कि नानजाओ ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता, इसीलिए उसके बदले तुम ड्रिंक कर लो और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें पे भी करूँगा। जो सुनकर जिनशी मान जाती है और नानजाओ की काफ़ी तारीफ करते हुए उसकी जगह खुद ड्रिंक करने लगती है। पर यहाँ वो पैसों के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है और वो बिल्कुल भी कहीं और जाने की हालत में नहीं थी, इसीलिए नानजाओ उसे अपने घर लेकर जाता है। घर पहुँचने पर हम देखते हैं कि जिनशी काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। कभी वो गाना गाती है तो कभी डांस करती है। नानजाओ उसे काफ़ी हैंडल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पर किसी तरह से जिनशी सो जाती है। उसके सो जाने के बाद नानजाओ उसके बैग में से एक डायरी निकाल कर पढ़ता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि जिनशी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और वो बहुत ही कम पैसों में अपने दिन का गुजारा करती है। इतना ही नहीं, वो ज़रा भी पैसे वेस्ट नहीं करती और उसने उस डायरी के अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई थी कि उसे कितने पैसे किस किस को लौटाने हैं। ये देखकर नानजाओ को उसके लिए काफ़ी पिटी फील होता है कि वो कितनी मिजरेबल लाइफ जी रही है। तभी हम देखते हैं कि जिनशी अचानक से उठकर बैठ जाती है और नानजाओ को देखने लगती है। वो उसे बोलती है कि मुझे नूडल्स खाना है, पर तभी उसे वॉमिटिंग आने लग जाती है, इसलिए नानजाओ उसे उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। वॉमिटिंग करने के बाद जिनशी शावर ऑन कर देती है और अपने साथ साथ नानजाओ को भी पूरा भिगा देती है। तब किसी तरह नानजाओ उसे कंट्रोल करके रूम के अंदर लेकर आता है, जहाँ वो उसे टॉवल से पहुँचता है, और जब वो उसे लिटाकर जाने वाला था तो जिनशी उसे हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। नानजाओ भी उसे काम डाउन करवाता है और हक करता है और बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ। फिर वो भी उसके साथ ही लेट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनशी का भाई जुआन नानजाओ से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उसने उसका कर्जा क्यों उतारा। घर के बाहर पहुंचकर वो दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता और उसे दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, तो वो अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि नानजाओ और उसकी बहन एक बेड पर सोए हुए थे। जो देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो नानजाओ को एक पंच मारता है, पर तभी जिनशी उठ जाती है और उसे रोक देती है। अगले सीन में हम इन तीनों को एक साथ बैठकर बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जिनशी बताती है कि मैं नानजाओ के साथ ड्रिंक कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक होने की वजह से मैं इसके घर पर ही आ गई। तो जुआन कहता है कि अगर ये तुम्हारे नशे का फ़ायदा उठा लेते तब क्या होता। जिनशी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप गलत समझ रहे हो, और वो यहाँ पर उसे काफ़ी सारे सवाल करने लगता है। तो जिनशी बता देती है कि हम दोनों इंगेज्ड हैं। जो सुनकर उसका भाई चौंक जाता है और जिनशी से पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके अंदर क्या पसंद आया। तो जिनशी बोलती है कि ये बहुत ही हैंडसम है, इसीलिए मुझे इससे प्यार हो गया। जुआन बोलता है कि अच्छा तो बताओ तुम दोनों पहली बार कब मिले थे। तो इस बात का दोनों ही अलग अलग जवाब देते हैं।
वो जिनशी से नानजाओ के बारे में पूछता है कि बताओ वो कहाँ से पढ़ा है, और भी कई सारी चीज़ें पूछता है। फिर वो नानजाओ से पूछता है कि जिनशी को क्या क्या पसंद है खाने में। पर इन सारी बातों को टालते हुए जिनशी बोलती है कि इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ यही मैटर करता है। जुआन कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता तो तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने वाला है। जो सुनकर नानजाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूँगा। अब क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी हॉट होता जा रहा था तो जिनशी नानजाओ को अंदर भेज देती है और अपने भाई से अकेले में बात करने लगती है। जिनशी जुआन को बताती है कि नानजाओ ने उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था, जहाँ वो एकदम हीरो की तरह दिख रहा था, इसलिए मैं उस पर फिदा हो गई और उससे प्यार करने लगी। मैं उसके साथ काफ़ी खुश हूँ, इसीलिए तुम उस पर शक मत करो। और वो उसे किसी भी तरीके से कन्विंस करके वहाँ से भगा देती है। उसके जाते ही जिनशी नानजाओ से बोलती है कि फ़िलहाल तो मैंने अपने भाई को भेज दिया है, लेकिन वो फिर से हमें दोबारा चेक करने के लिए आएगा, तो क्या मैं कुछ दिन यहीं पर रह सकती हूँ और उसके सामने हमें एज अ रियल कपल बिहेव करना होगा, तो प्लीज़ तुम मेरी ये बात मान जाओ। नानजाओ से एग्रीमेंट का एक क्लॉज याद करवाता है और बताता है कि पार्टी बी पार्टी ए को किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं कर सकती। जिनशी कहती है कि पार्टी बी पार्टी ए से रिक्वेस्ट तो ज़रूर कर सकती है, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी बात मान जाओ, और अगर तुम इस बात को मान जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो सुनकर नानजाओ से 20 क्लॉज और लिखवाता है, जैसे कि उसे घर की पूरी साफ़ सफाई करनी होगी, सारा सामान घर के लिए खरीदना होगा, खाना बनाना होगा, बर्तन धोने होंगे, कपड़े धोने होंगे और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें। जिनशी कहती है कि ये सब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, तो नानजाओ कहता है कि ठीक है, वो रहा दरवाज़ा, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अब क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो मान जाती है। जिसके बाद हम जुआन को देखते हैं जो सू से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि जिनशी नानजाओ के साथ एंगेज हो चुकी है। तो सू झूठ बोल देती है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। फिर जिनशी सू से मिलती है, जहाँ सू से बताती है कि तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट है। जिनशी उसे बताती है कि नानजाओ के घर में रहना एकदम टॉर्चर की तरह है, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी सारे काम करवाता है, जैसे कि हर दिन बुक्स को अरेंज करना, रात को ना ही मैं कुछ खा सकती हूँ और ना ही आवाज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं चीज़ों को आधा खाकर नहीं छोड़ सकती और क्वेश्चंस को हमेशा सोफे पर अच्छे से रखना है। ये सब कर करके तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। अगले दिन हम नानजाओ को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर वो एक फाइनेंसर से बात कर रहा था। वो उसे अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसका नाम लेक जिंगलिंग है। वो उसे काफ़ी सालों से बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी खर्चा आएगा, इसीलिए वो इस बारे में इन्वेस्टर से बात कर रहा था। अगले सीन में हम जिनशी को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि उसके लिए लंच लेकर आई थी, और वो उसके साथ खाते हुए फ़ोटो क्लिक करने लगती है ताकि वो अपने भाई को यकीन दिला सके कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। पर नानजाओ उसे इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करने से मना कर देता है और उसका फ़ोन लेकर फ़ोटो डिलीट करने वाला था। तो जिनशी उसे बताती है कि तुम्हारी मदर का मुझे कॉल आया था और वो मुझसे हम दोनों के बारे में पूछ रही थी। ये बातें सुनकर नानजाओ उसे कह देता है कि आज शाम को हम बाहर चलेंगे। जो सुनकर जिनशी काफ़ी खुश हो जाती है और शाम को उसे एक गेमिंग सेंटर में लेकर जाती है, जहाँ जिनशी तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, लेकिन नानजाओ शांत खड़ा हुआ था। और जब वो उसे गेम खेलने के लिए फोर्स करती है तो वो उसे भी काफ़ी मज़ा आने लगता है। फिर वो दोनों साथ में काफ़ी गेम्स खेलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनशी सुबह सुबह उठकर नानजाओ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर नानजाओ को काफ़ी इरिटेशन होती है और वो सो नहीं पाता, इसलिए वो गुस्से में उठकर बाहर आता है, जहाँ वो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा हुआ देखता है और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि ब्रेकफास्ट कर लेना, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ घर में जिनशी नानजाओ के साथ क्लिक किए हुए सारे फ़ोटोज़ को डिस्प्ले पर लगा देती है। उसी वक्त उसका भाई वहाँ पर आता है और उन सारी फ़ोटोज़ को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर वो नानजाओ से मिलता है और उसे बताता है कि जो भी पैसे तुमने मेरे लिए चुकाए हैं उसे मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। पर तुम मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि मैंने उसे काफ़ी नाजों से पाला है। और वो उसे एक डायरी देकर बताता है कि मैंने उसे किस तरह से पाला है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी इन बातों का ध्यान रखना। वो उसे इस डायरी को देकर वहाँ से चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि नानजाओ अपने फ्रिज में जंक फूड को नोटिस करता है, तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अब जब वो दवाई खाने के लिए जा रहा था तभी डोरबेल बजती है और उसके हाथ से दवाई पानी के गिलास में मिलकर मेल्ट हो जाती है। जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय था जो कि कुछ नूडल्स लेकर आया था। तो नानजाओ कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये बोलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जब जिनशी वहाँ पर आती है तो उससे पूछती है कि क्या तुमने डिलीवरी ले ली। तो नानजाओ कहता है कि मेरे घर पे जंक फूड खाना अलाउड नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। जो सुनकर जिनशी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो फ्रिज में जाकर देखती है कि उसने एक पार्सल रखा हुआ था, लेकिन उसे पता चलता है कि नानजाओ ने वो भी फेंक दिया, जिससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जब नानजाओ उसे अपने रूम में होता है तो उसे अचानक से कुछ आवाज़ आती है, जो सुनकर उसे लगता है कि शायद आज उसने जिनशी को कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इसलिए वो बाहर चेक करने के लिए आता है।
पर वो फ्लोर पर जिनशी को बेहोश पड़ा हुआ पाता है और उसके सामने एक ग्लास पड़ा हुआ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो